हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूनिट 1 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर और इसी ही पार्ट में आपका पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। इस क्लास से एक सिंगल क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में बाहर नहीं आएगा बिकॉज दीज आर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए पार्ट 1 लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे UML क्या होता है और इसके कंसेप्चुअल मॉडल क्या क्या होते हैं। और यहाँ देखिए और मैंने बताया था आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो हमारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स के बारे में और इसके स्टेज के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है और फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स क्या होता है और इसके स्टेज कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जितने सारे यहाँ पे स्टेज होते हैं उन सभी स्टेज का क्या होता है, एक मेथडोलॉजी होता है। यानी कि जो यहाँ पे इसके स्टेज दिए गए, देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है इसके जितने सारे यहाँ पे स्टेज हैं उन सभी स्टेज का क्या होता है, एक मेथडोलॉजी होता है। जैसे कि आपका यहाँ हो गया एनालिसिस हो गया, डिजाइन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो इन सभी का क्या होता है, एक मेथडोलॉजी होता है जिसकी सहायता से आप यहाँ पे एक मॉडल बनाते हो और मॉडल का उपयोग करके किसी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे आप डेवलप करते हो। तो वही आपका हो गया ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स हो गया। ठीक, यहाँ देखिए ये सारा चीज वही लिखा गया है। अब आगे देखिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स इसका डेवलप किया गया था जेम्स रैम्बॉक के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया था। अब यह जो टेक्निक है बहुत ही क्या है, पॉपुलर है। इसका उपयोग किया जाता है डेवलपर के द्वारा, यानी कि जो यहाँ पे सिस्टम होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है उसका जो यहाँ पे डेवलपर होता है इसी के द्वारा यहाँ पे OMT का प्रयोग किया जाता है और इसकी सहायता से किसी भी सिस्टम को आप यहाँ पे आसान तरीके से समझ सकते हो और उसके बारे में यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर सकते हो। ठीक, अब आगे देखो। अब यहाँ देखिए जो आपका OMT है उसके यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे स्टेज होते हैं। तो देखिए OMT टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मेथडोलॉजी होता है, इसका उपयोग किया जाता है SDLC के जितने सारे यहाँ फेज होते हैं उसको यहाँ पे कंप्लीट करने में, कवर करने में। आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा मुझसे, तो मैंने पूरा बता दिया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, किसके जितने सारे यहाँ फेज होते हैं उसको क्या करता है, कवर करता है। अब यहाँ देखिए OMT में कई सारे यहाँ क्या होते हैं, स्टेज होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया पहला आपका एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। यानी कि जब हम लोग सिस्टम को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ फेज होता है एनालिसिस का, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक मॉडल को क्रिएट करते हैं। देखिए एक मॉडल को क्रिएट करते हैं आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि हमें जिस टास्क को परफॉर्म करना है उसी टास्क को हम लोग यहाँ पे मॉडल बनाएंगे। देन वी गो टू डेवलप दैट सॉफ्टवेयर और टारगेट सिस्टम। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक मॉडल को बनाते हैं और उस मॉडल में लिखते हैं कि हमें जो आपका सिस्टम बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी और उसकी यहाँ पे डोमेन क्या होगी। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, शो करते हैं और उसमें जितनी सारी प्रॉब्लम आती हैं उन सभी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे देखिए दी एनालिसिस फेज स्टार्ट विद डिफाइनिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच इंक्लूड सेट ऑफ गोल्स। यानी कि जो आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर का गोल होता है, यानी जिस टास्क को परफॉर्म करना चाहते हो उसका गोल क्या है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे शो करती हो। तो क्या करता है, जितने सारे प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगी, प्रॉब्लम इसका क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इन सभी के बारे में आप यहाँ पे क्या करते हो, डिफाइन करते हो। सो दिस इज दी एनालिसिस फेज, ये आपका पहला फेज होता है। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें आते हैं 3 मॉडल। पहला आपका होता है ऑब्जेक्ट मॉडल और दूसरा आपका यहाँ होता है डायनामिक मॉडल और तीसरा आपका यहाँ होता है फंक्शनल मॉडल। ठीक, तो यहाँ पे होते हैं 3 मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनामिक मॉडल और तीसरा आपका होता है फंक्शनल मॉडल। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। अब यहाँ देखिए पहला आपका है ऑब्जेक्ट मॉडल। तो क्या होता है, यह जो है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे शो करता है और पूरे एप्लीकेशन को, पूरे सिस्टम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड करता है, तो उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट मॉडल। दूसरा आपका होता है डायनामिक मॉडल। ये क्या करता है, ये जो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, इसमें जो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, उसको ये रिप्रेजेंट करता है कौन, डायनामिक मॉडल। और यहाँ पे अगला आपका है
फंक्शनल मॉडल, यानी कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए सिस्टम में यहाँ पे कौन कौन से मेथड है उसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसे ही बोला जाता है फंक्शनल मॉडल। और अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और आप देखना चाहें कि एनालिसिस फेज क्या होता है, तो एनालिसिस फेज यह जो जनरेट करता है किसको, ऑब्जेक्ट मॉडल डायग्राम को, स्टैटिक डायग्राम को, और यहाँ पे इवेंट फ्लो डायग्राम को, और यहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम को ये क्या करता है, जनरेट करता है। कौन, एनालिसिस फेज। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दूसरा आपका स्टेज है सिस्टम डिजाइन। तो ये क्या होता है, यह एनालिसिस फेज के बाद आता है, और यह जो है सब सिस्टम की सहायता से, कनकरेंट टास्क की सहायता से, और यहाँ पे डेटा स्टोरेज की सहायता से क्या करता है, इस सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिटरमाइन करता है। किसकी सहायता से, यहाँ देखिए सब सिस्टम हो गया, कनकरेंट टास्क हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया, तो इन सभी की सहायता से, इन सभी का उपयोग करके यह सभी सिस्टम के जो है सिस्टम के आर्किटेक्चर होते हैं उन सभी को डिटरमाइन करता है। कौन, सिस्टम डिजाइन। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपका होता है सिस्टम डिजाइन, तो सिस्टम डिजाइन के यहाँ पे दौरान में, यानी कि ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइन, इसके समय क्या होता है, यहाँ पे हाई लेवल स्ट्रक्चर का यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। यानी कि इसी के समय ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइन यहाँ पे क्या किया जाता है, हाई लेवल स्ट्रक्चर, यानी जो सिस्टम का हाई लेवल स्ट्रक्चर होता है इसका यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ देखिए आगे आपका होता है ऑब्जेक्ट डिजाइन। अब यहाँ देखिए अगला आपका है ऑब्जेक्ट डिजाइन। तो क्या होता है, सिस्टम डिजाइन फेज के बाद आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। और इसको डेवलप करने में जो यहाँ पे आता है प्रॉब्लम आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट डिजाइन इज कंसर्न विद द फॉलोइंग क्लासिफाइंग द एग्जिस्टिंग एंड रिमेनिंग क्लासेज, यानी कि यहाँ क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे डिफेक्ट्स आते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो उन सभी को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिजाइन। इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान को यहाँ पे डेवलप करते हैं, और जो यहाँ प्रॉब्लम आती है उन सभी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं और उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज दी ऑब्जेक्ट डिजाइन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपका होता है ऑब्जेक्ट डिजाइन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इंटरनल ऑब्जेक्ट में जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो इन्हीं के अलोंग हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन को और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, पूरा बढ़िया तरीके से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे क्लास लेवल एसोसिएशन होता है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिजाइन में डिटरमाइन करते हैं। इसमें जो यहाँ पे डिफेक्ट आते हैं, डिफॉल्ट आते हैं, एग्रीगेशन होता है, एसोसिएशन होता है, तो इसके जो यहाँ पे इशू आते हैं उन सभी इशू को यहाँ पे चेक किया जाता है। किसमें, ऑब्जेक्ट डिजाइन में। अब आगे देखिए अगला आपका फेज है इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला फेज है इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या होता है कि जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिजाइन किया है उसको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह एक मेंटल कंपोनेंट होता है, यह जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही बेहतर होता है, और इसकी सहायता से आप यहाँ पे स्मूथली ट्रांसलेट करते हो किसको, डिजाइन फेज को। यानी कि जो आपका यहाँ पे डिजाइन फेज था, इस डिजाइन फेज को आप यहाँ पे स्मूथली क्या करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया कि जो आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है एक यहाँ पे मेंटल कंपोनेंट होता है, यानी कि आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो सबसे पहले वो आप अपने माइंड में केप्ट करते हो, रखते हो, किसके लिए, यहाँ पे चेंज करने के लिए, यानी कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और यहाँ पे देखिए अमेंडमेंट करने के लिए, मतलब यहाँ पे संशोधन करने के लिए, चेंजिंग करने के लिए, और इसकी सहायता से आप यहाँ पे इफिशियंसी को यहाँ पे इंक्रीज करते हो। तो आपने जो यहाँ पे अपने माइंड में प्रोग्राम को आपने रखा है वो क्यों रखा है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको यहाँ पे आसानी से चेंज करने के लिए, और यहाँ पे इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन, और ये आपका आता है ऑब्जेक्ट डिजाइन के बाद। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसके यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे स्टेज होते हैं ये भी आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मॉडलिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं और यहाँ पे मॉडलिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉडलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए मॉडलिंग क्या होता है। जब हम लोग किसी सिस्टम को बनाते हैं, किसी फाइनल सिस्टम को बनाते हैं या फिर किसी टारगेट सिस्टम को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मॉडलिंग। अब यहाँ देखिए जो हमने यहाँ पे ब्लूप्रिंट को तैयार किया, तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट कौन देता है, तो ये UML देता है। क्या, ब्लूप्रिंट। यानी कि मॉडलिंग के लिए UML क्या है, एक यहाँ पे टूल है जो यहाँ पे देता है
ब्लूप्रिंट फॉर डेवलप ए फाइनल सिस्टम, यानी कि फाइनल सिस्टम को बनाने के लिए ये क्या करता है, सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाएंगे, तब यहाँ पे किसी सिस्टम को जनरेट करेंगे। अब यहाँ देखिए यूएमएल क्या होता है, इसकी सहायता से यानी परमिट करता है कि सिस्टम के बिहेवियर को या फिर सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करना, विजुलाइज करना, मतलब यहाँ पे विजुलाइज करना सिस्टम को। और ये क्या करता है, एक यहाँ पे सिस्टम के कंस्ट्रक्शन में एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, और इसकी सहायता से किसी भी सिस्टम को, यानी कि जो आपका सिस्टम होता है कितना भी कम्प्लेक्स हो, उसको हम यहाँ पे पार्ट मतलब यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट करके सिस्टम को आसान तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं, कितना भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो। ठीक, और यहाँ देखिए जब हम लोग किसी सिस्टम को बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं किसका, सिस्टम का। तो इस यहाँ पे यूएमएल की सहायता से इस डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पे डिसीजन कर सकते हैं, और इसकी सहायता से आप जो सिस्टम बना रहे हो उस सिस्टम को आसान तरीके से समझ सकते हो, और यहाँ पे अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। किसके लिए, सिस्टम के डिजाइन करने के लिए, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिस्टम को टेस्टिंग करने के लिए। इन सभी के बारे में आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो या फिर समझ सकते हो, किसकी सहायता से, यूएमएल की सहायता से। अब आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ द मॉडलिंग क्या होता है। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल ऑफ द मॉडलिंग, यहाँ देखेंगे पहला प्रिंसिपल आपका बोल रहा है दी चॉइस ऑफ मॉडल इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि हमें पहले स्टेप में, हमें पहले ही प्रिंसिपल में एक ऐसा मॉडल यहाँ पे क्रिएट करना है जो यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए। और जब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगी तब यहाँ पे उसका हम लोग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो हमें पहले स्टेप में हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना है ताकि हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसके सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाएँ। अब यहाँ देखिए हमें पहले ही प्रिंसिपल में, पहले स्टेप में हमें राइट मॉडल को क्रिएट करना है ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम को हाईलाइट कर पाएँ। ठीक, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर पाएँ। अगर हम लोग यहाँ पे रॉन्ग मॉडल को क्रिएट करते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका गोल होता है उस गोल से आप यहाँ पे मिसलीड हो जाएंगे। यानी कि जो आपका फोकस है, जो आपका गोल है, उस गोल से आप यहाँ पे रॉन्ग वे पे चले जाएंगे, यानी कि अपने गोल से आप भटक जाएंगे। सो दिस इज दी फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए पहले प्रिंसिपल का एग्जांपल, वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम फॉर डिफरेंट फेज। यानी कि जो आपका एसडीएलसी होता है, एक सेकेंड, जो आपका एसडीएलसी का फेज है, ये एसडीएलसी के जितने सारे यहाँ फेज होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, यानी कि एसडीएलसी के जितने सारे फेज होते हैं उन सभी फेज के लिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पहला। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका प्रिंसिपल है कि एवरी मॉडल में भी एक्सप्रेस एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रिसीजन, यानी कि हमें दोनों सिचुएशन में प्रिसीजन को ध्यान रखना है। जो आपका दोनों सिचुएशन होता है हाई राइज एंड लो राइज, तो इन दोनों सिचुएशन में हमें प्रिसीजन को ध्यान रख के मॉडल को क्रिएट करना है, तभी आप यहाँ पे मॉडल को आगे बढ़ा पाएंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो तब इसका मॉडल तभी आगे बढ़ेगा जब आप यहाँ पे प्रिसीजन को ध्यान से रखोगे, यानी कि अपने मन में प्रिसीजन को ध्यान में रखोगे तभी मॉडल को आगे बढ़ा सकते हो। सो दिस इज दी सेकेंड प्रिंसिपल, इसको देखना है, यहाँ पे नोट्स देख सकते हो। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए थर्ड प्रिंसिपल, ये क्या है कि द बेस्ट मॉडल आर कनेक्टेड टू रियलिटी, यानी कि जो यहाँ पे बेस्ट मॉडल होते हैं, ये बेस्ट मॉडल यहाँ पे कनेक्ट होते हैं किससे, रियलिटी से। यानी कि ऑल मॉडल सिंप्लीफाई रियलिटी, यानी जितने सारे यहाँ मॉडल होते हैं इन सारे मॉडल यहाँ पे रियलिटी को सिंप्लीफाई करते हैं। एंड ए गुड मॉडल रिफ्लेक्ट इंप्रूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आगे देखिए, आगे आपका प्रिंसिपल है नो सिंगल, यानी कि फोर्थ प्रिंसिपल, नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट, यानी कि जो आपका एक सिंगल मॉडल होता है, एक सिंगल मॉडल यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा। हर एक स्टेज में आपको यहाँ पे मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा अलग अलग। ठीक, यहाँ लिखेंगे कि क्रिएटिंग मॉडल दैट कैन बी बिल्ड एंड स्टडी सेपरेटली, यानी कि आपको यहाँ पे अलग अलग करके स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे सिंगल मॉडल यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगा। सो दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स क्या होता है, इससे आप यहाँ पे क्या समझते हो, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए
OOT यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ये शामिल करता है डेटा को और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को, और ये दोनों यहाँ पे डेटा पे वर्क करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब यहाँ देखिए OOT का एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका एग्जाम्पल प्रॉस। तो जो आपका प्रॉस होता है यहाँ पे अलाउ करता है किसको, पैरेलल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि पैरेलल डेवलपमेंट के लिए अलाउ करता है। और इसमें जो लोग होते हैं, यहाँ टीम मेंबर होते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग टीम में क्या करते हैं, वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ फ्री होकर के, इंडिपेंडेंटली। ठीक, और यहाँ देखिए यहाँ जो ये जो है आपका प्रॉस जो है यहाँ पे अलाउ करता है किसका, रिलेटिव लेवल ऑफ पैरेलल डेवलपमेंट, यानी कि अगर यहाँ पे रिलेटिव लेवल रहेगा तभी यहाँ पे लोग अवेलेबल रहेंगे या फिर अप्लीकेबल रहेंगे फॉर दी वर्क, अदरवाइज वुड नॉट बी अवेलेबल। यहाँ देखिए अदरवाइज वुड नॉट बी अवेलेबल। तो यहाँ क्या करता है, यहाँ जो लोग होते हैं एक प्रोग्रामिंग टीम में के साथ यहाँ पे वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्री हो करके। आगे देखिए, आगे आपका है लिखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे मॉड्यूलर क्लास होता है, मॉड्यूलर क्लास, इस मॉड्यूलर क्लास में आपका होता है रीयूजेबल। इसके मतलब क्या होता है कि अगर एक बार यहाँ पे मॉडल बन गया, उसका जिस स्टेज में उपयोग होना है तो उस स्टेज में इस यहाँ पे पुराने मॉडल को आप यहाँ पे बार बार यहाँ पे यूज कर सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे बार बार मॉडल बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए दैट गिव्स टीम मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और जिसकी सहायता से आप यहाँ पे चेंजिंग भी कर सकते हो। अब आगे देखिए, अब यहाँ प्रॉस में आप यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पे कोडिंग होता है, उस कोडिंग को यहाँ पे आसान तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि जो आपका यहाँ पे कोडिंग होता है वो कोडिंग यहाँ पे सेंट्रलाइज होता है। इसके यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको यहाँ पे डेटा को, यानी देखिए जब यहाँ पे आपको डेटा को परफॉर्म करना है, जब यहाँ पे डेटा की नीड है, तब यहाँ पे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि यहाँ क्या है, एक हाई लेवल, ये जो है आपका प्रॉस क्या करता है, ये हाई लेवल सिक्योरिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। ठीक, हाई लेवल ऑफ दी वैलिडेशन आर ऑफ्टन रिक्वायर्ड, जब यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी देन यू कैन इजिली डेटा एक्सेस। सो दिस इज दी प्रॉस। अब इसका अगला एग्जाम्पल देखिए, अब इसका देखिए OOT का आप यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, वो आपका है कोन्स। सबसे यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे इट कैन बी इनएफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्या करता है, यहाँ पे लिमिटेशन होती है। यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, ड्यू टू साइज की वजह से, या फिर इट कैन एंड अप बीइंग, यानी कि इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन इन्वॉल्व होता है, इसीलिए यहाँ पे टेक्निकल लिमिटेशन होता है जिसकी सहायता से यहाँ पे आप इनएफिशिएंट चॉइस को बना सकते हो। तो इसका उपयोग किया जाता है मोर CPU देन दी अल्टरनेटिव ऑप्शन, अल्टरनेटिव ऑप्शन की तुलना में आप यहाँ पे CPU की यूज करते हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। आपका यहाँ पे पहली बार जो आपका यहाँ कोडिंग होता है वह कोडिंग यहाँ पे मोर एक्सटेंसिव हो सकता है, और यहाँ पे अदर रीजन इसका है। अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे कौन में कि यह जो है स्केलेबल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लेफ्ट टू रन आउट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार यहाँ पे कोड यहाँ पे अननीडेड हो गया, यानी कि अननेसेसरी यहाँ पे कोड, या फिर यहाँ पे एक ब्लॉटेड अमाउंट ऑफ द क्रिएट हो गया, तब इसको कंट्रोल करना, यानी कि जो आपका कास्ट है कास्ट से बाहर हो सकता है, यानी कि इट कैन नॉट बी कंट्रोल फॉर कास्टिंग, यानी कि यहाँ पे कास्ट इफेक्टिव नहीं हो सकता है। सो दिस इज दी कॉन्स। यहाँ पे सारा पॉइंट आप लिखेंगे कि ये हो सकता है इनएफिशिएंट हो सकता है, और दूसरा लिखेंगे कि यह जो है स्केलेबल हो सकता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे इट कैन डुप्लीकेशन। यहाँ देखिए क्लोन्स में अगला यहाँ पॉइंट लिखेंगे कि इट कैन केज डुप्लीकेशन, यानी कि आप यहाँ पे एक डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, यानी कि क्रिएट कर सकते हो। कि यहाँ पे जो मॉड्यूलर क्लास होता है ये क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो आप यहाँ लिखेंगे कि यू मे बी एबल टू गेट न्यू प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग एट ए ग्रेटर स्पीड, बट दैट कम्स एट द कास्ट हैविंग प्रोजेक्ट समटाइम्स फील लाइक दे हैव बीन क्लोन्ड। तो आज आपका उप्स यूनिट 1 इस पार्ट 2 में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 टोटल कंप्लीट, ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।